पूरे वर्ल्ड वॉर टू को अगर आप एक स्वीप में देखो एक साथ, तो आपको कुछ ऐसे बैटल्स हैं जो हाईलाइट की तरह नजर आएंगे। जैसे कि नॉर्वे की लड़ाई में जर्मनी की जीत हुई थी, फ्रांस में लोअर कंट्रीज को जर्मनी ने इन्वेड किया था ब्लिट्जक्रीग को यूज करके। फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन हो गया, ईस्टर्न फ्रंट पे आ जाओ तो स्टालिनग्राड हो गया, बैटल ऑफ मॉस्को, बैटल ऑफ कर्स्क। पैसिफिक थिएटर में अगर आप देखो तो पर्ल हार्बर, मिडवे, ओकिनावा। तो ये ऐसे कुछ बैटल्स हैं जो आप समझ लीजिए कि माइलस्टोन की तरह हैं वर्ल्ड वॉर टू में। बट इसके अलावा भी ऐसे कुछ बैटल्स थे जो इतने लंबे समय तक चले और कॉन्स्टेंटली चले कि उनके बारे में अलग से पता नहीं चलता। एक उसका एग्जांपल है बैटल ऑफ द अटलांटिक। बैटल ऑफ अटलांटिक की खास बात यह है कि ये बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चली थी, सालों तक। का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी रिलीफ या हेल्प या ट्रूप्स, इक्विपमेंट, जितना भी शिप्स के रास्ते से अटलांटिक महासागर से जाता है अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ, उस पूरे शिपिंग को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट किससे करना है? जर्मनी की सबमरीन से, जिनको यू बोट्स कहते थे। अटलांटिक महासागर में उस समय यू बोट्स का इतना आतंक था कि अगर अमेरिका ने कुछ भी हेल्प करने के लिए ब्रिटेन के पास सामान भेजा तो उनको डर लगता था कि वो उनके पास पहुंचेगा भी कि नहीं, ये तो यू बोट्स ही रास्ते में डुबा देंगी। तो इसलिए बैटल ऑफ अटलांटिक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बट ये ऐसा जल्दी खत्म नहीं हुआ था, बहुत लंबा है। इसकी वजह से ये इसकी एक अलग ही जगह है। वैसे ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बिंग कैंपेन के बारे में, जो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, पिछले एपिसोड में, कि कासाब्लांका में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और उसके दोनों कंट्रीज के इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल्स और एक्चुअली फ्रांस के भी मिलिट्री जनरल्स वहां पे आए थे ये डिस्कस करने के लिए कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हमको जर्मनी के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे बॉम्बिंग करनी है, हैवी। उन पे इतना बॉम्ब गिराएंगे कि उनका इकोनॉमिक ताकत और उनकी जो मिलिट्री की जो इंडस्ट्रियल ताकत है वो खत्म ही हो जाए। और फिर हमारा जो लैंड इन्वेजन्स होंगे फ्रांस के ऊपर, या हम ग्रीस में हमला करेंगे तो उनको वो रोक ना पाए, ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये बॉम्बिंग कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे एक्चुअली हुआ, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जून 1940 से। जैसे ही फ्रेंच लोगों की हार हुई और जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रैटेजी को यूज करके पूरे फ्रांस को, लोअर कंट्रीज को इन्वेट करके जीत लिया, उसके तुरंत बाद चर्चिल ने बोला कि भाई जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जर्मनी के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था, वैसा हम नहीं कर सकते इस बार। जब आप अपने एनिमी के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड लगाते हो तो आपका यह पर्पस होता है कि आपके एनिमी के पास किसी भी तरह से रिलीफ या एड, कोई भी मदद, मिलिट्री का सामान, खाने पीने का सामान, कुछ भी उसको समुद्र के रास्ते से ना मिले। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेवल ब्लॉकेड लगाया था एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के अगेंस्ट, और वो ब्लॉकेड जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ था। इसी वजह से लड़ाई खत्म होते होते 1917 1918 तक आते आते, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं मैं, जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी सिविलियन जनता भूखमरी से मर रही थी। और इसी वजह से लास्ट में आर्मिस्टिस पे साइन करना पड़ा। इस सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट चर्चिल ने साफ कह दिया अपनी जनता को कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सक्सेसफुल हो गए थे नेवल ब्लॉकेड करने में, इस बार हम उतना इफेक्टिवली नेवल ब्लॉकेड नहीं कर सकते जर्मनी के अगेंस्ट। इसी वजह से अगर हमको जर्मनी को अपने घुटने पे लाना है, उनकी ताकत कम करनी है, तो हमको उनके अगेंस्ट बॉम्बिंग कैंपेन करना चाहिए। जर्मनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पे बॉम्ब गिराएंगे तो डिस्ट्रॉय होंगी, डिस्ट्रप्ट होंगी, और फिर हमारी फोर्सेस जल्दी से वहां पे विक्ट्री हासिल कर सकती हैं। तो इसीलिए फिर उसी साल 15 मई साल 1940 को आरएएफ के, ब्रिटिश एयरफोर्स के 99 बॉम्बर्स गए और रूर का जो रीजन था जर्मनी का, वहां पे जाके बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए। बट उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, और एक साल तक जो आरएएफ ने जो बॉम्बिंग की, उसका सितंबर 1941 में एक उसकी रिपोर्ट आई यूके में। उस रिपोर्ट का नाम था द बट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये पाया कि एक जर्मन टारगेट था, उसको बॉम्ब करने के लिए 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट गए। तो उन 5 बॉम्बर्स ने अपने बॉम्ब्स गिराए तो सही, बट उन 5 में से सिर्फ एक बॉम्बर ऐसा था जिसके बॉम्ब्स टारगेट एरिया के 5 मील के रेंज में गिरे।
आप समझिए कि जो 4 बॉम्बर्स थे, उन्होंने जो बॉम्ब गिरा वो 5 मील से भी दूर दूर, मतलब 6-7 किलोमीटर से दूर गिरे कहीं टारगेट से। एक ही था जो 5 मील की रेडियस में पड़े, और वो भी टारगेट पे तो वो भी नहीं पड़े। 1 साल के बाद सोचिए ये हालत थी। तो वो समझ गए कि इस तरह से तो बॉम्ब्स ही वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और अपने पायलट्स को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एयर डिफेंसेस थे जर्मनी के, वो भी तो अटैक करते थे बॉम्बर्स के अगेंस्ट। तो उनको लग गया कि इससे कुछ खास फायदा तो हो नहीं रहा है। और एक और दूसरी बात है जहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, वो ये है कि आज हम जब वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो हमको जब प्लेन से दिखाई पड़ता है कि बॉम्ब्स गिर रहे हैं तो लगता है कि आसान होगा। बट रियलिटी में आप सोचो, उस जमाने में जब रडार उतना अच्छा नहीं था, जब उनके पास जो साइट्स होती थी, बॉम्ब साइट्स, वो उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो इतने मतलब सैकड़ों के हजारों फीट हवा में 30,000 फीट पे एक बॉम्बर उड़ रहा है और उसको वहां पे बॉम्ब गिराना है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आसमान एकदम साफ है, बादल होते हैं बीच में, और नीचे से जो आपका एयर डिफेंस है वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशन में बहुत ही जो आपका टारगेट होगा ना, वो एकदम छोटा सा नजर आएगा, और उसमें आप जब हवा में उड़ रहे होते हो तो हल्का भी आपने बॉम्ब गिराने में 1 मिली सेकंड का भी अगर फर्क किया तो आपका बॉम्ब कहीं जाके दूर गिरेगा। इसीलिए बिल्कुल प्रिसाइसली अपने टारगेट को हिट करना, जैसे टॉप गन में हिट करते हैं टॉम क्रूज लोग, उस तरह से टारगेट को हिट करना वर्ल्ड वॉर 2 में एकदम इंपॉसिबल था। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आरएएफ के पायलट्स कुछ खराब कर रहे थे, उनके लिए वैसे टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जो इतने अच्छे से बॉम्ब्स गिरा पाए। तो हालांकि बट रिपोर्ट ने बात दिखाई थी कि आरएएफ की जो बॉम्बिंग कैंपेन्स हो रहे हैं वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, फिर भी जो उस समय आरएएफ के मेन कमांडर इन चीफ थे, एयर चीफ मार्शल पोर्टल, उन्होंने ये कहा कि हमको अपने पास 4000 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रखने चाहिए और हमको बॉम्ब करना चाहिए जर्मनी की सिटीज को, ताकि उनका मोराल गिरे, ताकि उनकी जो विल है लड़ाई करने की वो टूट जाए। वो जानते थे कि बट रिपोर्ट में सब पूरा दिखाया है कि कितनी खराब है उनकी हालत, बट अगर हम जर्मनी के मोराल को तोड़ पाएंगे तो हम शायद कुछ कर सकें। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में सारे जो जितने भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, उन सबका काइंड ऑफ एक तरह से एग्रीमेंट था कि हमको सिविलियन जनता के ऊपर अटैक नहीं करना है, क्योंकि इसके कुछ पहलों के साल में लड़ाई शुरू होने से पहले 1-2 बार ऐसा हुआ था कि सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक किया गया था, हवाई अटैक, और उसमें कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो इसी वजह से सारे लीडर्स ने ये बात मान के रखी थी। एक्चुअली रूजवेल्ट ने कहा था, सारे देश के लीडर्स को अपील किया था कि आप लड़ाई कर रहे हो ठीक है, आप अगर बॉम्बिंग कर रहे हो तो ठीक है, बट सिविलियन टारगेट्स पे बॉम्बिंग मत करो। और सब लोगों ने उसको एक्चुअली एग्री किया था। हिटलर ने भी कहा था कि हाँ ये बात ठीक है। बट 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन के समय में जर्मनी के लुफ्टवाफे के कुछ प्लेन्स ऐसे आ गए जिन्होंने लंदन पे बॉम्ब्स गिरा दिए। अब इसमें हिस्टोरियंस का एकदम मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों का यह मानना है कि एक्चुअली उन्होंने आके बॉम्ब गिराया वहां पे जाके टारगेट करके लंदन के ऊपर, और कुछ लोगों के मानना है कि वो जो एयरक्राफ्ट थे वो भटक गए थे रास्ता, और उन्होंने उनको बॉम्ब कहीं और गिराना था, इंडस्ट्रियल जगह पे, मिलिट्री टारगेट पे, बट उन्होंने जाके गिरा दिया सिविलियन जनता के ऊपर। जब ये हुआ लंदन के ऊपर, यूके की राजधानी, जब वहां पे बॉम्ब गिरा, वो जो पूरा बॉम्बिंग कैंपेन था उसको द ब्लिट्ज कहते हैं जर्मनी का। तो ब्लिट्ज के पहले दिन जब लंदन के ऊपर बॉम्ब गिरा तो जनता गुस्सा हो गई कि आप सिविलियन जनता, वो भी लंदन जो उनकी कैपिटल है, वहां पे बॉम्बिंग कर रहे हो। जब जनता में इतनी नाराजगी थी, उनमें जो इतना आक्रोश था, ये बात अब चर्चिल देख रहा था, और उसको चाहिए था कि अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, काउंटर अटैक नहीं किया गया, तो जनता का मोराल टूट जाएगा कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसी वजह से चर्चिल ये बात जानता था कि बट रिपोर्ट में उसने देखा है कि उनके बॉम्बिंग कैंपेन सक्सेसफुल खास नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ सिविलियन जनता को हमको बॉम्ब नहीं करना चाहिए। बट इस समय हमारे ऊपर इन्होंने बॉम्ब किया है, तो हम भी अब इनको जवाब देने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से, वो करने के लिए हम भी इनके ऊपर बॉम्ब करेंगे। तो चर्चिल ने भाई परमिशन दे दी कि ठीक है, अब तुम बहुत सारे बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट इकट्ठा करो और हम भी अब इनके सिटीज को बॉम्ब करेंगे। तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि दोनों कंट्रीज जो थी, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों ये कह रहे थे कि क्योंकि इन्होंने हमारे सिटीज पे बॉम्ब किया है तो हम इनको जवाब दे रहे हैं, और इस तरह से ही सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। 1942 में फिर आरएएफ के कमांडर बने एयर मार्शल आर्थर हैरिस, और उन्होंने कहा कि हम इतनी भयंकर बॉम्बिंग करेंगे जर्मनी के अगेंस्ट कि उनका मोराल जो है पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। तो इसीलिए जनता के सामने एक रेपुटेशन बनाने के लिए आरएएफ की, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश एयरफोर्स थी वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में ही पैदा हुई थी,
साल 1918 में रॉयल एयरफोर्स को एक अलग फोर्स बनाया गया था, उसके पहले वो आर्मी का ही हिस्सा थी। तो रॉयल एयरफोर्स बहुत नई थी और उनको दिखाना था कि भाई हम लोग की कुछ वैल्यू है, हम लोगों का अलग फोर्स बनाया गया हम लोग को, तो हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो उस बात को और आरएएफ की वैल्यू को प्रूव करने के लिए आर्थर हैरिस ने कहा कि हम 1000 बॉम्बर्स का एक पूरा ग्रुप भेजेंगे जर्मनी के ऊपर बॉम्ब करने के लिए। तो ये जो नंबर है ना 1000 बॉम्बर्स, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर था और इस चीज को बहुत सपोर्ट मिला यूके की जनता का। और ये जो आर्थर हैरिस का प्लान था 1000 बॉम्बर रेड, आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की जनता ने जबरदस्त सपोर्ट किया इसको कि हाँ आपने हमारी लंदन पर अटैक किया तो अब हम 1000 बॉम्बर्स भेजेंगे। और ये चीज इससे पहले कि हम उनको जज करें, आज बैठ के आसान हमारे लिए जज करना, बट सोच के देखें तो अगर किसी कंट्री में आज ऐसा होता है कि उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है और वो कंट्री कहती है कि अब हम पे 1000 गुना अटैक करेंगे, ये बिल्कुल इस चीज को वहां की जनता सपोर्ट करेगी। और वही चीज फिर ब्रिटेन की जनता ने भी की। तो ये जो पूरा कैंपेन बनाया उन लोगों ने, इसको 1000 बॉम्बर रेड्स कहते हैं और इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेड्स हुई। इसकी पहली रेड की उन लोगों ने 30 मई 1942 को। इसमें 1000 बॉम्बर्स जर्मनी के कोलोन में गए और उन्होंने लगभग 1450 टन बॉम्ब्स गिराए और उस पूरे एरिया में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 3000 बिल्डिंग्स जो हैं पूरी तरह लेवल हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद जो दूसरी रेड उन्होंने की इसमें वो थी 1 और 2 जून को एसेन के अगेंस्ट। और ये जो रेड थी ये सक्सेसफुल उतनी खास हुई नहीं क्योंकि मौसम खराब था, तो बॉम्ब्स उनके सही जगह से लैंड नहीं हुए। और उसके बाद जो तीसरी रेड थी, जो ये 1000 बॉम्बर्स की रेड थी, ये हुई 25-26 जून को, जिसमें उन्होंने टारगेट किया ब्रेनेन को। यहाँ पे फोक वुल्फ एयरक्राफ्ट थे जर्मनी के, वहां पे ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होते थे, तो इस जगह को उन्होंने बॉम्ब किया। जब ये सब पूरा बॉम्बिंग कैंपेन चल रहा था तो उनको दिखाना था जनता को कि देखो हम लोग कितना तगड़ा जवाब दे रहे हैं। तो इस सब चीज के लिए ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते थे तो बहुत सारे अंदर कैमरा लेके लोग बैठे होते थे ये करने के लिए कि देखिए बॉम्ब ड्रॉप हो रहे हैं और वहां पे कैसे तबाही हो रही है। और वही चीज देखिए समझ सकते हैं आप कि आज भी वैसा ही होता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को जब अपनी जनता को दिखाना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी तबाही कर रहे हैं, तो वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और आपको इसलिए दिखाई पड़ता है न्यूज चैनल्स में कैसे प्लेन्स लॉन्च हो रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, ताकि जनता को बहुत अच्छा लगे कि हाँ हमारी कंट्री कुछ तो कर रही है। 1942 में ही यूएस आर्मी एयरफोर्स आ गई अब ब्रिटेन में और उन्होंने कहा कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इस बॉम्बिंग कैंपेन में। बट उनका ये मानना था कि हम लोग ये सिटीज को बॉम्ब नहीं करेंगे, हम बॉम्ब करेंगे यू बोट्स के टारगेट्स पे, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे यू बोट्स की फैक्ट्रीज है, जहां पे वो मैन्युफैक्चर होती हैं। बेसिकली ऐसा कोई भी सामान जो अटलांटिक के बैटल में हमारी शिप्स को डुबा रहा है, उन सारी जगहों को हम लोग बॉम्ब करेंगे। यूएस के बॉम्बर्स में एक अलग टाइप का डिवाइस लगा था जिसको नॉर्डर्न बॉम्ब साइट कहते हैं, जिससे आप बेसिकली बॉम्ब को बिल्कुल सही लोकेशन पे गिरा सको। तो उसकी एक्यूरेसी को लेके इतना बढ़ा चढ़ा के बात करते थे वो लोग कि अगर नॉर्डर्न बॉम्ब साइट को यूज करके आपने बॉम्ब ड्रॉप किया, अमेरिकन बॉम्बर्स ने अगर बॉम्ब गिराए हैं, तो अगर एक बोतल रखी है ना अचार की, तो बिल्कुल बोतल के अंदर गिर जाएगा बॉम्ब जाके, इतना एक्यूरेट होता है उनका बॉम्ब। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक तो बात होती है जब आप ट्रायल रन कर रहे होते हो और बिल्कुल खाली जमीन है, कोई कुछ नहीं है, खाली खुला आसमान है, तब बॉम्ब करना, वर्सेस एक्चुअली बैटलफील्ड में बॉम्ब करना, जब आप जा रहे हो यूरोप के ऊपर से और नीचे बादल हैं, आपको साफ साफ दिख नहीं रहे और इतनी हाइट पे उड़ रहे हो आप, हजारों फीट ऊपर, उसके साथ जो इतने बॉम्बर्स वो भेज रहे थे इतनी भारी मात्रा में, उसमें जो पायलट्स थे, जो पूरा क्रू था, वो ऐसा तो था नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस था उन लोगों को, खास ट्रेनिंग भी नहीं की थी उन लोगों ने, ट्रेनिंग भी नहीं है, मौसम भी अच्छा नहीं है, और उसके ऊपर से जब वो नीचे जा रहे हैं लैंड जब बॉम्ब करने के लिए, तो वो देख रहे हैं कि हाँ इतनी सारी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हैं वो उनके ऊपर फायर कर रही हैं, उसमें फिर प्लेन्स हिल रहा है लगातार, उनके ऊपर चोट लग रही है प्लेन को, और उसमें बॉम्ब को ड्रॉप करना फिर से इम्पॉसिबल ही था। तो प्रिसीजन बॉम्बिंग यूएस बॉम्बर्स भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात क्लियरली पता चल गई थी सारे एयरफोर्स के कमांडर्स को कि भाई प्रिसीजन बॉम्बिंग तो वो लोग नहीं कर सकते, कि बराबर एक लोकेशन को डिस्ट्रॉय करना। इसी वजह से उन्होंने फिर स्ट्रैटेजी चेंज की और अब एरिया बॉम्बिंग को अपनाया। मतलब
आप एक साथ बहुत सारे बॉम्ब्स ड्रॉप करो और बहुत सारे एक बड़े एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दो। जब इतने सारे बड़े बड़े एरियाज को आप एक साथ जब बॉम्बिंग करोगे उनके ऊपर, तो जब पूरा एरिया ही तबाह हो जाएगा, तो वहां पे जो जनता रहती है वो परेशान होगी और इस तरह से आप उनके मोराल को ब्रेक कर सकते हो। तो जब सिविलियन जनता के ऊपर आप बॉम्बिंग कर रहे हो एरिया बॉम्बिंग के अंदर, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर ये कहा गया कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पे जो लोग रहते हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और जर्मनी की वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी को वो लोग हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे बॉम्बिंग की जाएगी। तो जर्मनी की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वीक होंगी और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल होगा। जब वो ऐसे बॉम्बिंग करते थे तो फिर जर्मनी के लोग भी फिर रिटालिएट करते थे। इसीलिए ना जब वॉर होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साइड ने सही किया या किसी और ने गलत किया, दोनों तरफ से गलत चीजें हो रही थी और दोनों लोग एरिया बॉम्बिंग कर रहे थे बाकी सिविलियन जनता को परेशान करने के लिए, और सिविलियन जनता परेशान हो रही थी। मान लीजिए कि एक कंट्री में किसी एक कोने में लड़ाई हो रही है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो आप कहीं बहुत दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर, और आपका कोई लेना देना नहीं है मिलिट्री से, आप बस न्यूज में देख रहे हैं, आप उसके वीडियोस देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना एक्साइटिंग है ये देखना। और बहुत लोग को एक्चुअली ऐसा लगता है जब वो रियलिटी में वॉर हो रहा होता है और उसको लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बात जानना बहुत जरूरी है कि जब वॉर बड़े स्केल पे होता है तो सिर्फ वहीं तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, और यही वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था। सिर्फ एक जगह पे नहीं, एलाइड फोर्सेस ने और फिर ये जर्मनी ने भी ऐसी जगह को बॉम्ब कर रहे थे जहां पे जब डिस्ट्रक्शन होगा तो जनता परेशान होगी और अपनी सरकार पे प्रेशर डालेगी कि लड़ाई रोक दो। इसी वजह से जब लड़ाई होती है तो चाहे एक जगह पे लड़ाई हो रही हो, बट पूरा देश जो है वो रिस्क में रहता है कि कब कहीं पे आके बॉम्बिंग होनी शुरू हो जाएगी। 1940 के बाद प्रोग्रेसिवली हर साल जो एलाइड बॉम्बिंग थी वो इंप्रूव होती चली गई और वो जो जर्मनी की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। बट 1943 तक उनको खास कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिली नहीं। उसका रीजन ये था कि 1943 तक जर्मनी लैंड बैटल्स में जीत रहे थे और उनके पास पूरे यूरोप में बहुत सारा टेरिटरी उनके पास था। तो ऐसा नहीं था कि आपने एक जगह जाके बॉम्ब कर दिया तो उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इतनी जगह पे उनके पास इंडस्ट्रीज थी और उन्होंने फोर्स लेबर रखे थे वहां पे, जूस से वो लोग जबरदस्ती काम करवा रहे थे, तो उनके पास बहुत कैपेसिटी थी। और उसके साथ साथ एक ये भी प्रॉब्लम थी कि जो भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे थे, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, वो कर रहे थे टेक ऑफ कहां से? यूके से। और हर एयरक्राफ्ट की एक रेंज होती है, मतलब अगर मान लीजिए कि वो 1000 किलोमीटर जा रहा है तो 1000 किलोमीटर के आगे वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं है उतना। तो जब आपके पास यूरोप में इतनी बड़ी टेरिटरी है तो उस पूरी टेरिटरी को बॉम्ब करना इम्पॉसिबल था। इस वजह से 1943 तक कोई खास बड़ी सक्सेस नहीं मिली इन बॉम्बिंग कैंपेन्स की वजह से। हालांकि वो सिविलियन मोराल जरूर टूट रहा था, बट 1944 ऑनवर्ड्स, 1943 के एंड में, 44 में और 45 में ये बॉम्बिंग कैंपेन इतना अच्छा हो गया था एलाइड लोगों के लिए कि अब वो टारगेट कर रहे थे बड़े बड़े एरियाज को। और साथ ही साथ 1943 के बाद क्योंकि जर्मनी की जो टेरिटरी थी वो धीरे धीरे सिमटने लगी थी ना, वो हारने लग गए थे ईस्टर्न फ्रंट पे। अब रेड आर्मी आगे बढ़ रही थी, फिर वेस्टर्न तरफ से जब 1944 में फ्रांस में लैंडिंग हो गई तो वो लोग यहां से आगे आने लग गए। तो जो पूरा अवेलेबल एरिया था जर्मनी के पास वो कम हो गया और इस वजह से उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी वो भी कम होने लगी और इस वजह से जो पूरा बॉम्बिंग कैंपेन है वो और ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा। उसके साथ साथ जब वॉर होता है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इतनी तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कि 1944 तक आते आते इतने अच्छे बॉम्बर्स बन गए थे जो ज्यादा लोड ले सकते थे, मतलब ज्यादा हैवी बॉम्ब्स को कैरी करते थे। और इसीलिए आपने कम बॉम्बर्स लॉन्च किए बट वो इतना बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं कि कम बॉम्बर्स में भी आपने ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया। इसी वजह से कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जो बॉम्बिंग कैंपेन था एलाइड फोर्सेस का, उसने बहुत सीरियस डैमेज किया जर्मनी की वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी पे और अल्टीमेटली जर्मनी की हार में इस कैंपेन ने कंट्रीब्यूट किया। एलाइड फोर्सेस का जो पूरा ये बॉम्बिंग कैंपेन था, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में मैंने एक अलग से बुक पढ़ी है, मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है द बॉम्बर माफिया। बहुत ही कमाल की बुक है वो, और मैं सोच रहा हूं कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल इस वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज में तो बॉम्बिंग कैंपेन के बारे में यहीं तक था। इसके अगले वीडियो में हम वापस बात करेंगे पैसिफिक थिएटर के बारे में कि वहां पे क्या हो रहा है, और इस पूरी सीरीज का और इसके नेक्स्ट एपिसोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर करिए।